Hello everyone, hope everybody is healthy and fine. So class 12 मिशन 100 रीलोडेड में इकोनॉमिक्स में आज फिर से जुड़ चुके हैं हम आपके साथ में। जल्दी जल्दी जितने भी बच्चे हैं फटाफट से जुड़ते जाओ हमारे साथ में। लाइव सेशन आज का चलेगा बेटा, जिसमें हम देखेंगे सीखेंगे बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सीधा सीधा 35 मार्क्स का कंटेंट आउट ऑफ 80 आज की क्लास में हम स्टार्ट टू एंड डिस्कस करने वाले हैं। प्रॉब्लम आ रही है पढ़ाई में, कोई दिक्कत नहीं है, हम बैठना बेटा आपके साथ में। आज के क्वेश्चंस अगर आपने पढ़ लिए सीधे सीधे 35 मार्क्स का कंटेंट आप यहां पर लेकर के जाने वाले हो एग्जामिनेशन में। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट अश्योर्ड टॉपिक्स, अश्योर्ड क्वेश्चन जो एग्जाम में हमेशा आए हुए हैं, पीवाईक्यूज में कह लो, मॉडल टेस्ट पेपर्स में कह लो, या फिर फ्यूचर एग्जामिनेशन में कह लो। आपका कोई भी एग्जाम हो इकोनॉमिक्स से रिलेटेड क्लास 12, ये क्वेश्चंस आपको हमेशा देखने को मिलने ही वाले हैं। तो बेटा जी स्टार्ट टू एंड आज की क्लास में जुड़े रहना हमारे साथ में। एक एक टॉपिक को ऐसे छान छान कर लाए हैं आपके लिए बेटा, और एक एक टॉपिक को ऐसे डिस्कस करेंगे इजीली आपको दिमाग में क्लियर होगा, राइट। चाहे वो टॉपिक हो माइक्रो का या फिर मैक्रो इकोनॉमिक्स का, दोनों ही आज लेकर के आगे हो आपके लिए। तो जुड़ चुके हैं हमारे साथ में कई सारे बच्चे, और यस डेफिनेटली आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आज का फर्स्ट टॉपिक फॉर क्लास 12 इकोनॉमिक्स मिशन 100 रीलोडेड। 100 तो ला के रहेंगे सर इस बार, पूरा पूरा टारगेट है, और बिल्कुल इसी टारगेट में हम आपके साथ में जुड़े हुए हैं। ओके, जो बच्चे इस टारगेट में हमारे साथ हैं, अपने टारगेट में हमारे साथ हैं, तो कमेंट बॉक्स में अपना नाम जरूर लिखेंगे बेटा। ओके, so let us start with the very first question of the day, and that is how national income is calculated using income method। देखो दो मेथड्स रिपीटेडली आए हुए हैं, ठीक है। पहला है इनकम मेथड और दूसरा है वैल्यू एडेड और सॉरी एक्सपेंडिचर मेथड। आज की क्लास में दोनों डिस्कस करने वाले हैं, डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो बेटा कहीं नहीं जाना है, कॉपी और पेन लेकर के बैठना है, सामने सामने आपके इस चीज को हम डिस्कस करेंगे। ओके, इनकम मेथड से नेशनल इनकम निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे। देखो सबसे पहले नेशनल इनकम होता क्या है। नेशनल इनकम मतलब पूरे देश की इनकम हम देख रहे हैं। अरे यार इतना इजी काम तो नहीं होगा, तो इसके लिए हमने तीन मेथड्स मेनली देखे थे। फर्स्ट वाज वैल्यू एडेड मेथड, जिसको हम प्रोडक्ट मेथड भी कहते हैं। सेकंड वाज इनकम मेथड एंड थर्ड इज एक्सपेंडिचर मेथड। एग्जाम में क्वेश्चन इसमें से आता है, ठीक है। इसके न्यूमेरिकल्स भी डिस्कस करने वाले हैं हम आगे की क्लासेस में, तो इसको ध्यान से देखेंगे। पहले न्यूमेरिकल्स इतने ज्यादा नहीं आते थे, लेकिन जैसा इस बार का मॉडल टेस्ट पेपर में बताया है कि भाई न्यूमेरिकल भी आएगा, तो हमारी ड्यूटी है सर कि हम बिल्कुल उस न्यूमेरिकल्स को भी अच्छे से प्रैक्टिस करें। ओके, सो लेट अस स्टार्ट विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज हाउ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड यूजिंग इनकम मेथड। तो बेटा जी सबसे पहले नेशनल इनकम अगर निकालनी है, तीन मेथड के तीन अलग रास्ते निकलते हैं, ठीक है। और जब हम बात करें इनकम मेथड में, पहला जो स्टेप कैलकुलेट इसमें करते हो, एंड दैट इज द एनडीपीएफसी। उस स्टेप को क्या बोलते हैं अपन? एनडीपीएफसी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, जिसको हम सिंपल सिंपल से डोमेस्टिक इनकम भी कहते हैं। ओके, निकालने का तरीका क्या है? तीन चीजें बस ऐड करनी है, सीओई, ओएस और एमआई। ना व्हाट आर दीज थ्री? सीओई का फुल फॉर्म क्या है? देखो सीओई स्टैंड्स फॉर कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। अच्छा, एम्प्लॉयज को कंपनसेशन कैसे कैसे देते हो भाई? सबसे पहले आप देते हो वेजेस एंड सैलरीज इन कैश, ठीक है। सेकंड आप कैसे देते हो? पेमेंट इन काइंड। पेमेंट इन काइंड में क्या है? सिंपल सिंपल कि भाई रेंट फ्री अकोमोडेशन दे दिया, है ना, या फिर अकोमोडेशन दे दिया, ठीक है। एम्प्लॉय की जो है वो हमने पॉलिसी करा दी, इंश्योरेंस पॉलिसी करा दी, या फिर हमने एम्प्लॉय को जो है वो कार दी है फॉर हमारे अपने पर्पस के लिए, ऑफिशियल पर्पस के लिए। तो ये सारी ऐसी चीजें जो पेमेंट इन काइंड, यानी प्रोवाइड तो आप उनको कर रहे हो, लेकिन ये अदर देन उनकी इनकम इसमें ली जाती है, राइट। कैश में तो नहीं दे रहे ना ये सब चीजें, तो इसलिए अपन इसको पेमेंट इन काइंड में लेते हैं। ओके, थर्ड थिंग विच कम्स अंडर एयर इज दी पेंशन ऑन रिटायरमेंट।
ध्यान से देखेंगे बेटा, पेंशन कौन सी वाली लेंगे? रिटायरमेंट वाली। अच्छा, कौन सी नहीं लेंगे? ना तो विडो पेंशन लेंगे, ठीक है, और ना ही ओल्ड एज पेंशन लिया जाएगा। सर क्यों नहीं लिया जाता इसको? रीजन डिस्कस करेंगे। देखो बेटा, ये दोनों ही तरीके की पेंशन ट्रांसफर इनकम्स में ली जाती है, क्योंकि इसमें कोई भी सर्विसेज नहीं दी। भाई सर्विसेज दी, सर्विसेज से रिटायर हुए, फिर पेंशन मिल रही है, उसको तो लेना है क्योंकि वो तो एम्प्लॉय का अर्निंग है। लेकिन ओल्ड एज पेंशन है, विडो पेंशन है, ये सब हम नहीं लेते क्योंकि इसके बदले में सर्विसेज नहीं दी गई, राइट? These are not earned income, they are only transferred income. Okay, then D part, which is social security contribution by employer। ठीक है, या मैं एम्प्लॉयर पे अंडरलाइन कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? रीजन है, देखो सोशल सिक्योरिटी कंट्रीब्यूशन में लिया जाता है जैसे कि आपका प्रोविडेंट फंड हो गया, पीएफ हो गया, है ना। अब पीएफ की बात की जाए सर तो बड़ी सिंपल सी बात है भाई, दो जनों के कॉन्ट्रीब्यूशन उसमें जाते हैं। एक कौन है? एक है सीधा सीधा एम्प्लॉय, उसकी सैलरी में से कुछ पार्ट उसमें कट के जुड़ता है, और दूसरा है एम्प्लॉयर। एम्प्लॉयर वो बंदा है जिसके लिए आप काम कर रहे हो, तो एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन उसमें लिया जाता है, क्योंकि एम्प्लॉय की सैलरी तो ऑलरेडी आप ले चुके हो, है ना। जो सीटीसी होता है उसमें ऑलरेडी पीएफ का जो कंट्रीब्यूशन है वो जुड़ा हुआ होता है, तो इसलिए जो एम्प्लॉयर वाला पार्ट है वो अपन इसमें लेते हैं। अच्छा, सीटीसी क्या है? दैट इज कॉस्ट टू कंपनी, ठीक है। नाउ दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ एनडीपीएफसी, दैट इज द सीओई। सेकेंड पार्ट क्या है इसमें? एंड दैट इज ओएस। और ओएस का मतलब क्या है वो भी देखते हैं, आइए देखते हैं। ओएस स्टैंड्स फॉर ऑपरेटिंग सरप्लस, ठीक है। ऑपरेटिंग सरप्लस में क्या चीजें आती है बेटा? चार चीजें इसमें आती है, आर आर आई पी, दैट इज रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट्स, राइट। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट, ये चार चीजें इसमें आती है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रॉफिट्स आपको डायरेक्टली नहीं दे रखे होते। जब डायरेक्टली नहीं दे तो इसको कुछ पार्ट्स में दे रखा होता है। वो पार्ट्स क्या है बेटा? वन इज डिविडेंड, भाई डिविडेंड भी तो प्रॉफिट्स में ही देते हो आप, है ना। अनदर क्या है? अनदर सिंपल है बेटा, दैट इज अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट। एंड द थर्ड पार्ट विच इज द कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स, ठीक है। ये तीनों चीजें इसमें ली जाती, ठीक है। ये हो गया हमारा सेकंड पार्ट विच इज द ओएस वाला पार्ट। थर्ड क्या है जी? दैट इज मिक्स्ड इनकम। देखो मिक्स्ड इनकम नाम से दे रखी होती है। मिक्स्ड क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि जो ओनर्स हैं, ठीक है, या ऑन्टरप्रेन्योर है, वो अपने खुद के इनपुट्स को यूज करके उस इनकम को जनरेट करता है, ठीक है। और इस इनकम को आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते, इसको आप इम्प्यूटेड इनकम भी कहते हो, एस्टिमेटेड इनकम भी कहते हो, या अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी कह सकते हो। तो ये सब चीजें किसमें आती हैं? आपके सिंपल सा मिक्स्ड इनकम में आती है। तो जब हमें निकालना है नेशनल इनकम, तीन चीजों को ऐड करना है इनकम मेथड से, सीओई, ओएस और एमआई। तो हमारे पास क्या निकल के आएगा? एनडीपीएफसी। लेकिन सर नेशनल इनकम का जो दूसरा नाम है या एग्रीगेट है वो क्या है? एनएनपीएफसी। तो जी एनडीपीएफसी तो आ चुका है ना। अब डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए जैसा हमने सीखा था, तो हम एनएफआईए यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसको हम कर देंगे ऐड, ठीक है। तो हमारे पास निकल के आ जाएगा नेशनल इनकम फ्रॉम इनकम मेथड, ठीक है। वेरी वेरी सिंपल, इजी एंड कंसेप्चुअल। तो इस तरीके से आपको पूरा आंसर इसको एक्सप्लेन करके लिखना है बेटा, अगर क्वेश्चन एग्जाम में इनकम मेथड से कैलकुलेशन के लिए आता है तो, ठीक है। आई होप अच्छे समझ आया होगा। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे मैंने बताया कि
रिपीटेडली एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, PYQs में अगर आप देखेंगे आपको क्वेश्चन मिलेंगे, ठीक है, 25, 26, 20, 25, 24, 23 में आपको दिखेंगे क्वेश्चन, ठीक है। तो कहते हैं भाई नेशनल इनकम कैसे कैलकुलेट की जाती है, एक्सपेंडिचर मेथड से। तो व्हाट इज एक्सपेंडिचर मेथड? भाई टोटल खर्चा जो इकोनॉमी में किया गया उस सारे खर्चे को टोटल कर दो, ठीक है, और जो निकल के आएगा वो आपकी नेशनल इनकम होगी। अब खर्चा करने वाली इकोनॉमी में चार जने लोग, चार सेक्टर है, हाउस होल्ड, प्रोड्यूसर, गवर्नमेंट और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड सेक्टर। इन चारों को हमें ऐड करना है। तो आइए देखते हैं हाउ नेशनल इनकम इज कैलकुलेटेड यूजिंग एक्सपेंडिचर मेथड। वेरी वेरी सिंपल, एक्सपेंडिचर मेथड से कैसे किया जाता है। तो बेटा जैसे मैंने बताया था कि इनकम मेथड से कैलकुलेट किया तो पहला एग्रीगेट आप निकालते हो एनडीपीएफसी। ऐसे ही अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर मेथड की तो फर्स्ट एग्रीगेट जो निकाला जाता है वो कौन सा है, वो है जीडीपीएमपी। कौन सा है बेटा जी? जीडीपीएमपी। इसको निकालने के लिए कंजम्पशन वाला एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, गवर्नमेंट का खर्चा और नेट एक्सपोर्ट्स, इसको ऐड किया जाता है। एक्स माइनस एम मतलब एक्सपोर्ट्स माइनस इम्पोर्ट। अब एक एक करके इनको देखते हैं। जैसे सबसे पहले है सी। अच्छा सी को हम दूसरा नाम क्या देते हैं? प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये सी का दूसरा नाम है, ठीक है। या सिंपल भाषा में हम कहें तो ये कंजम्पशन एक्सपेंडिचर भी कहलाता है। अब यहां पर खर्चा किस किस का लिया जाता है बेटा? तो यहां खर्चा लिया जाता है हाउस होल्ड का, ठीक है, इंडिविजुअल का, या फिर नॉन प्रॉफिट सर्विंग सोसाइटीज, उनके खर्चों को यहाँ पे लिया जाता, ठीक है। ये है आपका सिंपल सिंपल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर या फिर सिंपल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। देन हियर कम्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दिस इज अ बिगर वन, इसमें थोड़ा इलेबोरेशन ज्यादा है बेटा। आइए इसके बारे में बात करते हैं। सेकंड पार्ट विच इज इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इसके नाम बहुत सारे हैं। एक तो इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, दूसरा नाम है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। ज्यादातर आपको इसी नाम से ये क्वेश्चन में देखने को मिलेगा, ठीक है, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। अब इसके क्या है, फर्दर दो पार्ट्स हैं बेटा जी, दो पार्ट्स हैं इसके। कौन कौन से, आइए देखते हैं। पहला है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, राइट, ये इसमें आता है ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन, या फिर ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन कह सकते हो आप, और वी कैन से ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब इसी के ही नाम है, ठीक है जी। अब इसमें कौन कौन से लोगों का खर्चा लिया जाता है? तो बेटा सबसे पहले फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय गवर्नमेंट इसमें ली जाती है, ठीक है। अब वो कहां पर होता है? वो होता है भाई बिल्ड रोड्स, ब्रिजेस एंड डैम्स बिल्डिंग में, ठीक है। सेकंड आता है फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट बाय प्रोड्यूसर। अब प्रोड्यूसर का फिक्स इन्वेस्टमेंट कहाँ होता है बेटा? तो एग्जाम्पल के तौर पर जो भी परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी है वो इसमें ली जाती है, ओके। सेम वे हाउस होल्ड का भी खर्चा इसमें लिया जाता है, या फिर हाउस होल्ड इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर
इसमें क्या है, हाउस होल्ड के लिए इन्वेस्टमेंट क्या है बेटा, तो कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेस, है ना, वो इसमें लिया जाता है। अच्छा, सेकंड पार्ट इसी का क्या है, विच इज दी इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट में क्या आएगा बेटा, वेरी सिंपल, क्लोजिंग स्टॉक जितना भी है माइनस ओपनिंग स्टॉक, तो आपका क्या आता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट निकल के आता है। ठीक है जी, तो दिस इज हाउ द सेकंड पार्ट ऑफ जीडीपीएमपी बाय एक्सपेंडिचर मेथड उसे हम कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, थर्ड पार्ट क्या है इसका, दैट इज वेरी सिंपल, जी, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर। अब गवर्नमेंट ने जितने भी खर्चे किए, ठीक है, चाहे वो सैलरीज पे करना हो, ठीक है, या फिर प्रोग्राम रन करने के लिए जो खर्चे किए जाते हैं, वो सारे इसमें आते हैं। ओके, एंड द फोर्थ पार्ट विच इज द नेट एक्सपोर्ट्स। फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बेटा, जितना एक्सपोर्ट करो उसमें से इंपोर्ट्स को माइनस करो, राइट, तो ये हो गया आपका नेट एक्सपोर्ट्स। नाउ इन दैट सेंस सी हो गया, आई हो गया, जी हो गया, एक्स माइनस एम हो गया, लेकिन अभी तक क्या निकल के आया है, जीडीपी एमपी। हमें चाहिए नेशनल इनकम, जिसका एग्रीगेट हमने देखा था बेटा एनएनपीएफसी। कोई बात नहीं, वी हैव जीडीपी एमपी। अब ग्रॉस से नेट में जाने के लिए हमने सीखा था कि डेप्रिसिएशन को लेस करते हैं, डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए एनएफआईए को ऐड किया जाता है, ठीक है, एमपी से एफसी में जाने के लिए एनआईटी को माइनस कर दिया। ओके, तो ये हो गया आपका सिंपल सा एनएनपीएफसी निकालने का तरीका बाय एक्सपेंडिचर मेथड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 4 मार्क्स के क्वेश्चन इसमें से आते हैं बेटा, तो इनको जरूर करेंगे। ठीक है, मैक्रो इकोनॉमिक्स का मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ नेशनल इनकम के ये दोनों क्वेश्चंस आज हमने अभी डिस्कस किए। ठीक है, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हमेशा आता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन फॉर द डे, एंड दैट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। 100% एग्जाम में आने वाला क्वेश्चन है, आइए इसके बारे में भी पढ़ेंगे। ओके, कई बार सोचता हूं बैठ के कि यार आखिरकार कमर्शियल बैंक्स की कमाई कैसे होती होगी। भाई मैंने पैसा जमा करा, ठीक है, एंड आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम 3 मंथ 6 मंथ्स बाद आई एम एक्सपेक्टिंग सम इंटरेस्ट ऑन माय डिपॉजिट्स, राइट। अब कमर्शियल बैंक के पास कोई पेड़ तो है नहीं कि वहां पर आपके पैसे को लगा करके और सर जो पैसा पड़ेगा वो आपको दे दे, ऑब्वियस सी बात है। तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा आता कहां से, बेटा वो इनकम कैसे होती है, उसी में आता है क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। ठीक है, कमर्शियल बैंक्स फॉलो करते हैं क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस। मनी की सप्लाई में 3 लोग इन्वॉल्व है, जैसे मैंने बताया था आपको, लीड रोल प्ले करता है आरबीआई, सेकेंडरी या फिर हम कहें सपोर्टिव रोल प्ले करता है आपका कमर्शियल बैंक। भाई जितना भी क्रेडिट क्रिएट करने का पार्ट है वो सब कमर्शियल बैंक करता है, क्योंकि आरबीआई कस्टमर से डायरेक्ट डील नहीं करता। कस्टमर से डील करने वाले कौन है, वो कमर्शियल बैंक्स होते हैं बेटा, है ना। अब क्या प्रोसेस है, आइए एग्जांपल से इसको समझेंगे। ठीक है, वेरी सिंपल एग्जांपल, सपोज कीजिए ये बैंक है और इसमें 10,000 रुपीज डिपॉजिट, ठीक है, 10,000 जो डिपॉजिट कराया गया इसको बोला जाता है प्राइमरी डिपॉजिट्स। ठीक है, अब क्या हुआ जी, कमर्शियल बैंक को पता है कि भाई पूरा पैसा एक बार में निकालने के लिए कस्टमर्स नहीं आते। भाई आपकी सेविंग जितनी भी है सारा एक बार में निकालने थोड़ा ना होगे, और अगर आओगे भी तो कुछ कस्टमर होंगे, बाकी का पैसा तो पड़ा ही हुआ है। हाँ, लेकिन आफ्टर अ पॉइंट ऑफ टाइम इंटरेस्ट इनको देना पड़ेगा, वो कहां से देंगे। तो इस केस में इस प्राइमरी डिपॉजिट्स का कुछ पार्ट रिजर्व रख लिया जाता है, और उस पार्ट को हम कहते हैं CRR, विच इज कॉल्ड द कैश रिजर्व रेशियो। आरबीआई ही फिक्स करता है, आरबीआई के पास ही डिपॉजिट किया जाता है। ओके, तो सपोज हमारे केस में CRR है 10%। अब 10% ऑफ 10,000 अगर हमने रखा, विच इज 1,000 रुपीज, तो 10,000 में से अगर सिंपली हमने 1,000 को माइनस किया, 9,000 ऐसा है जो भी अभी पड़ा हुआ है हमारे पास, जिसको हम फर्दर यूज कर सकते हैं, राइट।
तो हमने क्या किया, इस 9,000 को किसी मिस्टर ए को लोन दे दिया, ठीक है। अब लोन कभी भी ऐसा नहीं होता कि आओ जी सर आपको लोन चाहिए, हमने कैश आपको गिन के दे दिया, नहीं। एक क्रेडिट एंट्री, पहले आपको, सबसे पहले आपको हमारा कस्टमर बनना पड़ेगा, ठीक है। आपका अकाउंट खोला जाएगा, लोन अकाउंट हमारे यहाँ पर, और उस लोन अकाउंट में हम एक क्रेडिट एंट्री के थ्रू उसको शो करते हैं, ठीक है। तो लोन कभी कैश में नहीं मिलेगा। अब क्योंकि हमारा अब कस्टमर एक बन चुका है मिस्टर ए, और ऑब्वियस सी बात है कि पूरा पैसा एक बार में विड्रॉ नहीं करेगा, तो अपन क्या करते हैं, एज पर आर रिक्वायरमेंट 10% ऑफ 9,000 इसको रिजर्व रख लेते हैं, विच इज 900 रुपीज, ठीक है। 9,000 में से अगर 900 गए, बचा कितना हमारे पास, सिंपली 8,100, इसको फर्दर लोन पे दे दो, मिस्टर बी को दे दो आप, ठीक है। अब बी को लोन देने का प्रोसेस भी वही है, ठीक है। तो जो पैसा बैंक के थ्रू क्रिएट किया जा रहा है, ये क्रेडिट तो क्रिएट ही कर रहे हैं अपन। अब क्रेडिट जब क्रिएट किया जा रहा है, इसको सेकेंडरी मनी बोलते हैं। प्राइमरी डिपॉजिट तो समझ आ गया, जो हमने जमा कराया, लेकिन जो लोन्स के थ्रू बैंक ने क्रिएट किया क्रेडिट को, उसको हम बोलते हैं बेटा सिंपल सा सेकेंडरी मनी। अब जब लोन पर इंटरेस्ट लिया जाता है वो ज्यादा लिया जाता है, और जो आपके डिपॉजिट्स हैं उस पर जो इंटरेस्ट दिया जाता है वो कम है। बीच की जो इनकम है यही कमर्शियल बैंक से इनकम होती है बेटा, ठीक है। अब सेम वे स्टेज 3 आ गई कि 8,100 का भी 10% रिजर्व रख लिया, विच इज सिंपली 810। अब 8,100 में से अगर 810 विल सब्ट्रैक्ट 7,290 रुपीज, ऐसा है जो मिस्टर सी को लोन पे दे दिया, और ये प्रोसेस सेकेंड राउंड थर्ड राउंड चलता ही जाता है। सर कोई फॉर्मूला है क्या जिससे हम कैलकुलेट कर सके कि भाई कितना टोटल क्रेडिट क्रिएट किया जा सकता है? बिल्कुल है बेटा वो फॉर्मूला। वो क्रेडिट क्रिएशन का फॉर्मूला क्या है उसको भी समझते हैं। 1/CRR इनटू प्राइमरी डिपॉजिट्स या इनिशियल डिपॉजिट्स भी कह सकते हैं, ठीक है। जैसे इन आर केस 1/CRR वॉज 10%, इनिशियल डिपॉजिट था 10,000। अच्छा, 10% का मतलब क्या होता है, 10/100 विच मत मीन्स 0.1, तो 1/0.1 इंटू 10,000, डेसिमल हटाएंगे, रिमूव करेंगे एक जीरो ऊपर, दैट मीन्स अगर कमर्शियल बैंक के पास में 10,000 रुपए डिपॉजिट्स है, 10% अगर CRR है, तो 1,00,000 रुपीज तक का क्रेडिट कमर्शियल बैंक जो है वो क्रिएट कर सकते हैं। दिस इज द एंटायर प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन। स्क्रीनशॉट ले लो बेटा इसका, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी कंसेप्ट बेस्ड। तो इसको एग्जाम में जरूर जरूर अच्छे से आप करेंगे, एग्जाम्पल देके करेंगे जैसे मैंने आज आपको समझाया है, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन विच इज कंसेप्ट ऑफ लॉ ऑफ डिमांड एंड इट्स अजम्पशन। देखो लॉ ऑफ डिमांड है क्या, तो आइए बड़ी सिंपल सी बात है, लॉ ऑफ डिमांड क्या है इसके बारे में पढ़ते हैं। लॉ ऑफ डिमांड states that other things remaining constant, जिसको हम ब्रैकेट में लिख रहे हैं सेट्रिस पेरिबस कहते हैं, देयर इज इनवर्स रिलेशनशिप between quantity demanded and price of the commodity। मीन सिंपल सी बात है, whenever price of any commodity increases quantity demanded decreases, और अगर प्राइस ऑफ कमोडिटी कम हुआ तो क्वांटिटी डिमांडेड क्या होता है बेटा, वो इंक्रीज होता है। और इसी रिलेशनशिप को हम कहते हैं लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है। लेकिन यहाँ पर आपसे अजम्पशंस भी पूछे हैं। अब अजम्पशंस क्या है आइए वो देखते हैं बेटा। तो अजम्पशंस में हमने सीखा कि जो डिटर्मिनेंट्स है ना, बस उनको लिख दो, ठीक है। कौन कौन से डिटर्मिनेंट्स हैं, प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स रिमेन कांस्टेंट, price of substitute good remain constant, income of the consumer do not change, taste and preference do not change,
एंड देयर इज नो चेंज इन फ्यूचर एक्सपेक्टेशंस ऑफ द कंज्यूमर। ऊपर हमने एक बार लगाया, इस बार का मतलब होता है कि ये कांस्टेंट है, अनचेंज है। याद करने का सिंपल तरीका है बेटा assumptions को। ओके, मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड में क्या फर्क है? बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं इसमें, ठीक है, और क्वेश्चन ज्यादातर मैं देखता हूँ गलत ही करके आते हैं। बेटा आप एक चीज को, कंसेप्ट को दिमाग में रख लो। मूवमेंट्स की बात करें, दो तरीके के मूवमेंट्स होते हैं। पहला है एक्सटेंशन, दूसरा है कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, मूवमेंट्स होते हैं सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज आने की वजह से। ठीक है, प्राइस बढ़ा, डिमांड कम हुई, प्राइस कम हुआ, डिमांड बढ़ी, ये मूवमेंट्स हैं, उसको एक्सटेंशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। अदर देन प्राइस, जो वेरिएबल्स हैं या फिर जो फैक्टर्स हैं, ठीक है, उनमें चेंजेस अगर आते हैं और उसकी वजह से अगर डिमांड में चेंज आ, ठीक है, तो उसे हम शिफ्ट, इंक्रीज और डिक्रीज इन डिमांड कर सकते हैं। ठीक है, इस चीज को दिमाग में बिठा लो। ठीक है, तो यहां पर आपसे इसी का फॉर्मूला पूछा है। ओके, तो क्या एक्सप्लेनेशन है, आइए देखते हैं। सबसे पहले इंक्रीज इन डिमांड एंड डिक्रीज इन डिमांड पर। इंक्रीज इन डिमांड कहता है सीधा सीधा, व्हेन प्राइस ऑफ सब्स्टिट्यूट गुड्स इंक्रीजेस। कि भाई क्या हुआ, कि जो सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस है वो इंक्रीज हो गया। अब जब सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस बढ़ गया तो ऑब्वियसली वहां के जो उस गुड को इस्तेमाल करने वाले जो लोग हैं वो शिफ्ट होंगे किसकी तरफ, हमारे गुड की तरफ। इससे हमारे गुड की डिमांड बढ़ जाएगी। ओके, इसी का वाइस वर्सा, उल्टा डिक्रीज। सेकेंड, इन केस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, ठीक है, व्हेन प्राइस ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स डिक्रीजेस। भाई सिंपल सी बात है, और इसी का वाइस वर्सा यहां पर है ना। भाई क्या कहता है कि भाई पेट्रोल अगर सस्ता हुआ, ऑब्वियस सी बात है कि कार की डिमांड बढ़ जाएगी, है ना, क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री गुड क्या है, पेट्रोल है। ठीक है, और कार क्या है, उसका मेन गुड है। थर्ड आता है इसी में, दैट इज व्हेन देयर इज फेवरेबल चेंज इन कंज्यूमर्स टेस्ट, है ना, और अगर अनफेवरेबल चेंज है तो डिक्रीज। ओके, व्हेन इनकम ऑफ द कंज्यूमर इंक्रीजेस, और अगर डिक्रीज हुआ तो डिमांड कम। ये तो हो गए इसके सिंपल सिंपल डिफरेंशिएट। आपको अगर इसका एग्जाम्पल पूछे तो आप एग्जाम्पल भी कोट कर सकते हो। कैसे, कि भाई सिंपल सी बात है, प्राइस में चेंज नहीं दिखाना आपको। ठीक है, जितना प्राइस पहले था वही अब है, लेकिन डिमांड बढ़ के अब कितनी हो गई। ऐसे केस में अगर इसका डायग्राम आप बनाओगे तो कैसे दिखेगा, कुछ इस तरीके से। दैट सेज, देखो 10 पर 10 दैट इज एयर ओनली, एंड 10 पर 15, 10 प्राइस पर 15 डिमांड। अब यहां पर अगर आप डिमांड कर देखोगे तो डी से D1 की तरफ शिफ्ट हो रहा है। इसी का जस्ट अपोजिट आप यहां बनाओगे, यानी सिंपल सा, प्राइस में चेंज यहां पर भी नहीं होगा बेटा, पहले भी 10 था अब भी 10 है, लेकिन डिमांड अगर सपोज करो पहले 50 थी, अब घट के रह गई सिर्फ और सिर्फ 10, तो कम हो गई। प्राइस में चेंज नहीं आया तो किस में चेंज आया, अदर डिटर्मिनेंट्स में चेंज आया। अब इसका डायग्राम आप अगर बनाओगे तो कुछ बैकवर्ड ऐसा आपको दिखाई देगा, डी से D1, राइट।
तो दिस इज हाउ यू कैन डिपिक्ट, ऐसे आप डिफरेंशिएट कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड दैट इज एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। अरे इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई होता क्या है? देखो बहुत सिंपल सी बात है, इट इज द मेजरमेंट of degree of change in supply due to change in own price of the commodity। कि भाई कमोडिटी के प्राइसेस में चेंज आने की वजह से जब सप्लाई में चेंज आता है, इसका मेजरमेंट जो किया जाता है वो इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई में किया जाता है। इसका फॉर्मूला भी हमने पढ़ा था, वेरी सिंपल फॉर्मूला, विच इज परसेंटेज और proportionate change in quantity supplied upon percentage or proportionate change in price। ठीक है बेटा, ये हो गया आपका इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई का सिंपल सा एक्सप्लेनेशन, ठीक है। ऐसे आप इसको देंगे, सीधा सीधा 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें से आ सकता है, तो इसको आप आराम से कर सकते हैं। एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ कॉस्ट। डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट आपको गिवन है और आपको बोला है कि इनको एक्सप्लेन करो विद फॉर्मूला, अपन एक्सप्लेन करें। व्हाट इट सेज, टोटल कॉस्ट क्या है? देखो सबसे पहले कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट का मतलब है आपने जो भी चीजें बनाई उसको बनाने का खर्चा कितना है, ठीक है, उसको हम कॉस्ट कहते हैं। अब टोटल कॉस्ट क्या है कि आपने जो भी टोटल प्रोडक्शन किया, 10 यूनिट, 20 यूनिट, 500 यूनिट, 1000 यूनिट, 1 लाख यूनिट, उन सबको बनाने में आपने टोटल खर्चा कितना किया। ऑब्वियसली इसमें दो चीजें इंक्लूड होती हैं, पहला कि आपका टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कितनी है और टोटल वेरिएबल वाली कॉस्ट कितनी है, राइट। इन दोनों को जब जोड़ते हैं तब आती है टोटल कॉस्ट, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट इज द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग द होल यूनिट्स ऑफ अ कमोडिटी, ठीक है, उसको हमने बोल दिया टोटल कॉस्ट। लेकिन टोटल वेरिएबल कॉस्ट क्या है? देखो सर्टेन फैक्टर्स आर वेरिएबल इन द प्रोडक्शन प्रोसेस, जैसे हम वेजेस ऑफ लेबर कह लें, अगर प्रोडक्शन बढ़ा वेजेस लेबर बढ़ेगी, राइट। प्रोडक्शन कम हुआ लेबर की वेजेस कम होगी। क्यों होगी? क्योंकि हमें उतनी लेबर की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। रॉ मटेरियल ज्यादा यूज कब होगा? जब प्रोडक्शन बढ़ेगा। कम प्रोडक्शन होगा, कम रॉ मटेरियल यूज होगा। तो यहाँ पर जैसे जैसे प्रोडक्शन बढ़ रहा है, चीजें क्या क्या बढ़ रही, वो वेरिएबल रहता है, ठीक है। तो सिंपल सा वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो क्या है, इट इज द कॉस्ट incurred in producing units of a commodity, ठीक है। और कॉस्ट भी कौन सी वाली? वेरिएबल कॉस्ट, है ना। इट चेंजेस with the change in production, ओके। नेक्स्ट फॉर्मूला बड़ा सिंपल इसका, जितना भी आपका टोटल कॉस्ट है फिक्स वाली कॉस्ट उसमें से हटा दो तो आ जाएगा टीवीसी, ओके। थर्ड आता है सर फिक्स्ड कॉस्ट क्या है? देखो फिक्स्ड कॉस्ट सिंपल कॉस्ट है, टीएफसी कहते हैं इसको शॉर्ट में। इट इज द कॉस्ट विच डू नॉट change with the change in output और प्रोडक्शन, सही बात है। और फॉर्मूला भी बड़ा सिंपल, जितनी टोटल कॉस्ट है उसमें से टीवीसी को माइनस कर दो,
अब होते क्या क्या है, तो जैसे आपने रेंट इनकम हो गई, रेंट का जो एक्सपेंस हो गया वो इसमें आ गया, ठीक है, क्योंकि आपने अगर फैक्ट्री का रेंट देना है सर तो वो फिक्स है, आप चाहे 0 यूनिट्स प्रोड्यूस करो उतना ही मिलेगा, उतना ही आपको पे करना है, चाहे आप 5,000 यूनिट बनाओ वहां पर तब भी आपको उतना ही रेंट पे करना है। तो ये है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। ओके, नेक्स्ट इट इज एवरेज कॉस्ट क्या है। नाउ एवरेज कॉस्ट, सो एवरेज कॉस्ट इज द टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट, है ना भाई, कि आप जितना भी, फॉर्मूला क्या है इसका, देखो फॉर्मूला बड़ा सिंपल है बेटा, टोटल कॉस्ट को जितना भी आपने क्वांटिटी बनाई उससे डिवाइड कर, आपके पास निकल के आ जाएगा एवरेज कॉस्ट। यानी आपकी टोटल कॉस्ट सपोज करो 50 यूनिट्स को बनाने की आ रही है 5,000 रुपीज, लेकिन एक यूनिट को बनाने की कॉस्ट कितनी आ रही है, तो 5,000 डिवाइडेड बाय 50 एंड दैट इज 100 रुपीज। ठीक है, ये आपका हो गया सिंपल सा एवरेज कॉस्ट बेटा। ठीक है, नेक्स्ट कॉस्ट कौन सी है देखते हैं, दैट इज एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। आइए इसके में क्या होता है इसको भी पढ़ लेते हैं। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट, ठीक है, इट इज द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट। सिंपल भाषा में कहें तो जितना भी टीवीसी था उसको क्वांटिटी से हमने डिवाइड कर दिया, तो पर यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी है वो निकल के आ जाती है। ठीक है, ये कंसेप्ट है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का। फिर आता है बेटा एवरेज फिक्स कॉस्ट क्या है, बहुत सिंपल, आइए इसके बारे में पढ़ते हैं। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, इट इज द पर यूनिट फिक्स्ड कॉस्ट ऑफ आउटपुट। मतलब सिंपल भाषा में कहें तो ए एफ सी इज इक्वल टू हो गया टी एफ सी डिवाइडेड बाय 1। ओके, नेक्स्ट इट इज द मार्जिनल कॉस्ट। व्हाट इट सेज, मार्जिनल कॉस्ट। अब मार्जिनल कॉस्ट में क्या आता है जी, बड़ी सिंपल बात, एडिशनल कॉस्ट incurred in production of an additional output। सिंपल फॉर्मूला क्या है, टी सी एन माइनस टी सी एन माइनस 1, दूसरा डेल्टा टी सी अपॉन डेल्टा क्यू, ये भी इसी का फॉर्मूला। ठीक है, तो दीज आर दी डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉस्ट जो एग्जाम में रिपीटेडली आपसे पूछी जाती है। ठीक है, अच्छे से इसको नोट डाउन कर लो बेटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, एक एक करके सारी कंसेप्ट बेस्ड लर्निंग कर रहे हैं अपन। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन व्हिच इज इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, सॉरी डिमांड के, सॉरी सप्लाई के जो डिटर्मिनेंट्स है वो क्या है वो अपन देखेंगे। ओके, तो व्हाट इट सेज, डिटर्मिनेंट्स ऑफ सप्लाई, आइए देखते हैं। पहला डिटर्मिनेंट देखो इसमें क्या आता है, सिंपल सा पी एक्स विच इज द ओन प्राइस ऑफ द कमोडिटी। ठीक है, और सिंपल सा रिलेशनशिप क्या कहता है कि प्राइस जब जब बढ़ेगा क्वांटिटी सप्लाइड बढ़ेगी, प्राइस जब जब कम होगा क्वांटिटी सप्लाइड कम। सेकंड आता है एनएफ, दैट इज नंबर ऑफ फर्म्स
तो क्या कहते हैं बेटा, वेन एवर नंबर ऑफ फॉर्म्स इंक्रीज होती है क्वांटिटी सप्लाई भी बढ़ेगी। नंबर ऑफ फॉर्म्स अगर कम है क्वांटिटी सप्लाई भी कम, राइट। देन वी हैव गोल, ठीक है, और जी से हम इसको डिनोट करते हैं। गोल कौन सा, गोल ऑफ फॉर्म। अब गोल ऑफ फॉर्म में दो तरीके के गोल हो सकते हैं बेटा, वन इज प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, अनदर इज सेल्स मैक्सिमाइजेशन, ठीक है। दोनों केसेस में ही सप्लाई डिफरेंट तरीके से बढ़ती है, ओके। फोर्थ आता है दैट इज जीपी, गवर्नमेंट पॉलिसी। अब गवर्नमेंट पॉलिसी में हम टैक्सेस को लेते हैं, तो वेन एवर टैक्सेस बढ़े कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ेगा, तो सप्लाई को कम कर दिया क्योंकि प्रॉफिट मार्जिन कम हो गए। लेकिन वहीं अगर टैक्सेस रिड्यूस हुए, बनाने का खर्चा कम आएगा और सप्लाई को बढ़ा दिया जाए, ओके, दैट्स द थिंग। देन वी हैव टी, स्टैंड्स फॉर टेक्नोलॉजी, एंड इट सेज अगर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी है या अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी है, ठीक है। आउटडेटेड अगर टेक्नोलॉजी पुरानी यूज करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ता है तो सिंपल सी बात है क्वांटिटी सप्लाइड कम होगी। अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी यूज करते हो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होगा और क्वांटिटी सप्लाइड भी। दिस इज हाउ आप 5 डिटरमिनेंट्स ऑफ सप्लाई में मेंशन कर सकते हैं, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज कैलकुलेशन नेशनल इनकम की जब कर रहे हो तो प्रिकॉशंस क्या लेने हैं। देखो क्या है, प्रिकॉशंस में बहुत कंफ्यूजन होता है ना। तो प्रिकॉशंस को याद करने का एक तरीका है एंड दैट इज स्विफ्ट, which is value of second hand goods, ठीक है, इसे हम नहीं लेते। सेकंड है विंडफॉल गेन्स, इसको अपन नहीं लेते, ठीक है। थर्ड है वैल्यू ऑफ इंटरमीडिएट गुड्स, इसे भी नहीं लेते। फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस, शेयर्स का खरीदना बेचना, इसे भी इंक्लूड नहीं किया जाता, है ना बेटा। एंड देन ट्रांसफर इनकम्स, इन सबको ही हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते, तो स्विफ्ट नहीं लेते, सीधी बात। ये है नेशनल इनकम के प्रिकॉशंस का याद करने का तरीका, ओके। मूविंग टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सप्लेन द फॉलोइंग टर्म्स, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड एवरेज प्रोडक्ट। चैप्टर है माइक्रो का प्रोडक्शन फंक्शन, ठीक है। टोटल प्रोडक्ट क्या है, इट इज द टोटल प्रोडक्शन बाय यूजिंग और टोटल आउटपुट यूजिंग डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, है ना जी। तो डिफरेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन को यूज करके जितना आप टोटल प्रोडक्शन करते हो वो इसमें लिया जाता है टोटल। व्हाट इज मार्जिनल प्रोडक्ट, तो भाई सीधी सी बात है कि अगर मार्जिनल प्रोडक्ट की बात की जा रही है तो इट इज दी, इट इज दी एडिशनल, मार्जिनल शब्द का मतलब ही क्या है, एडिशनल, है ना बेटा। इट इज दी एडिशनल प्रोडक्शन when one more labor is used or added, ठीक है। फॉर्मूला क्या निकल के आया, जितना टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस वन, ठीक है।
Then we have एक बार फिर से रिवाइज कर लो, ठीक है, किसको, प्रोड्यूसर्स इक्विलिब्रियम क्या है। दो अप्रोचेज आपने पढ़ी बेटा, टीआरएस एंड टीसी अप्रोच, विच सेज पाई, पाई स्टैंड्स फॉर प्रॉफिट, जहां पर टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट का, टोटल रेवेन्यू एंड टोटल कॉस्ट का डिफरेंस मैक्सिमम है, वही प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट है। प्रोड्यूसर वहीं जाकर के अपने प्रोडक्शन को स्टॉप कर देता है जहां पर उसे लगता है कि सर मेरा मैक्सिमम प्रोडक्शन हो रहा है, मैक्सिमम प्रॉफिट मुझे जो हो सकता है वो हो रहा है। सेकंड है एमआर एंड एमसी अप्रोच, जिसमें आता है एमआर और एमसी दोनों के एक दूसरे के इक्वल होने चाहिए, एंड सेकंड है एमसी जो है मार्जिनल कॉस्ट उस पॉइंट के बाद में बढ़ता हुआ होना चाहिए, ठीक है, तो उससे हम कहते हैं प्रोड्यूसर का इक्विलिब्रियम पॉइंट, ठीक है। अच्छे से क्लियर हुआ बेटा। नेक्स्ट पार्ट विच इज दी लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस क्या है, ठीक है, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शंस के बारे में आप देखते हैं बेटा। तो व्हाट इट सेज, व्हेन more and more variable factors are combined with the fixed factor, initially TP increases at increasing rate, but after a point it starts it increases with diminishing rate, और फिर भी हम अगर नहीं रुके और फिक्स फैक्टर में वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करे जा रहे हैं, एक ही लैंड पर लेबर को बढ़ाए जा रहे हैं, बढ़ाए जा रहे हैं, और लैंड फिक्स है, तो एक पॉइंट ऐसा आएगा बेटा, एंड आफ्टर अ सर्टेन पॉइंट टीपी स्टार्ट्स डिमिनिशिंग, राइट। एक पॉइंट के बाद में जाकर के टीपी क्या हो जाएगा, डिमिनिश होना स्टार्ट हो जाएगा। यानी सिंपल सी बात है, आपके पास एक लैंड का पीस है, आप फिक्स फैक्टर हो गए, इस पे आप वेरिएबल फैक्टर्स इंक्रीज करे जा रहे हो। स्टार्टिंग में क्या होगा, जो अनयूज पार्ट ऑफ लैंड था उस पर अगर अब लेबर आ गई है तो आप उसको भी अब यूज करना स्टार्ट कर चुके हो, लेकिन एक पॉइंट के बाद में अगर फिर भी आप लेबर को ऐड करे जा रहे हो तो क्या होगा बेटा, कि प्रोडक्शन डिक्रीजिंग रेट से बढ़ना स्टार्ट होगा, और जब डिक्रीजिंग रेट से प्रोडक्शन बढ़ेगा एक पॉइंट के बाद में डिक्लाइन होना भी स्टार्ट होगा, क्योंकि ये वो पॉइंट होगा जहां पर लैंड की मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ प्रोडक्शन और अकोमोडेशन ऑफ वेरिएबल फैक्टर आ चुका है। इसके बाद भी अगर आपने लेबर को या फिर वेरिएबल फैक्टर्स को ऐड करते रहे तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ने वाला भैया, अब आपको बढ़ाना पड़ेगा अपना वेरिएबल फिक्स फैक्टर को। अगर आपने अब भी फिक्स फैक्टर को फिक्स ही रखा, चेंज नहीं किया, तो आपका प्रोडक्शन नहीं बढ़ेगा, सॉरी टू से, और प्रोडक्शन क्या होगा, डिक्लाइन होगा। इसी को हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन भी कहते हैं, ठीक है, रिटर्न्स टू अ फैक्टर भी बोलते हैं इसको, शॉर्ट रन में ये काम आता है बेटा, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। तो आज की क्लास में हमने डिस्कस करे सम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके अपकमिंग एग्जाम में इन कंसेप्ट से रिलेटेड ही क्वेश्चंस आने वाले हैं बेटा, ठीक है। तो आज की क्लास को बहुत अच्छे से देखो, कोई और टॉपिक है जो कि आप चाहते हो कि हम आपसे जुड़े उस टॉपिक को लेकर के, तो आप हमें जरूर कमेंट बॉक्स में इसका जो है वो मेंशन करें, क्योंकि हमारा एक ही एम है कि इस बार हमें मिशन 100 जो है उसको फुल्ली अचीव करके ही रहना है। और हमारे साथ जो जो इस मिशन में जुड़ चुके हैं जरूर अपना कमेंट बॉक्स में नाम लिखेंगे बेटा, ठीक है जी। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जामिनेशन, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, एंड ऑल द सपोर्ट फ्रॉम माय साइड whenever needed, I'll be there beta, okay, so thank you so much all of you.